नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई कहानी में। मैं ईश्वर सिंह आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही अजीब गरीब कहानी। एक संपन्न परिवार की कहानी है जिसमें एक बहनी अपने भाई और एक 14 महीने की बच्ची जो उसके भाई की बेटी होती है उसी की हत्या कर देती है। और हत्या क्यों करती है ये कहानी में जानेंगे आप। लेकिन कहानी में जानने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक भी करें। शुरुआत करते हैं कहानी की। कहानी शुरू होती है गुजरात से। गुजरात से एक आनंद पटेल नाम के व्यक्ति होते हैं। उनके परिवार में उनकी बेटी, उनका बेटा और उनकी पत्नी के साथ बहुत ही हंसी खुशी परिवार, बहुत ही संपन्न परिवार था। बहुत ही सुख और चैन की जिंदगी थी। और उनका बेटा था, वो पढ़ाई पूरी करके उनके कारोबार में उनका साथ देने लगा था, क्योंकि उनका स्टील का बड़ा कारोबार था। पैसों की आवाजाही बहुत ज़्यादा होती थी और अच्छी कमाई थी और संपन्न परिवार था। उसी परिवार की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको। कहानी को विस्तार से सुनने के लिए बने रहिए मेरे वीडियो में। और मैं सुनाता हूँ आपको कहानी एक पटेल फैमिली की, एक बिजनेसमैन फैमिली की कहानी है। कुछ इस तरह की घटनाएं घटती है इस परिवार में कि सब सोचने पर मजबूर होते हैं। अगर इस कहानी को आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी कि कोई बहन अपने भाई के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकती है। आनंद पटेल नाम की एक व्यक्ति होती है, बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। उनके परिवार में 4 लोगों की फैमिली होती है। उनका बेटा पढ़ाई पूरी करके अपने पिता के बिजनेस में उनका हाथ बटाने लगता है और उन अपने पिता का बिजनेस को आसान कर देता है और बिजनेस को और भी भली भांति तरीके से संभालता है। नए नए तरीक़ों से बिजनेस को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। और उसकी बहन होती है जिसका नाम होता है किन्नरी पटेल। किन्नरी भी पढ़ाई पूरी करके एक डॉक्टर बन चुकी थी, डेंटल डॉक्टर थी वो। और जिगर पटेल ने परिवार को अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ था और अपने परिवार की सभी सुविधाओं का ध्यान रखता था और होनहार बेटी की भूमिका निभाता था। नरेंद्र पटेल थे जो उनकी ज़िंदगी बहुत ही आसान और अपने बेटों और बेटी की होनहारी गर्व महसूस करते थे, क्योंकि एक बेटी उनकी जो पढ़ लिख के डॉक्टर बन गई थी, बेटा उनके बिजनेस में अच्छी तरह से हाथ बटाने लगा था। अब उसकी ज़िंदगी बहुत ही आसान तरीके से चलने लगी और परिवार में खुशी का माहौल हो गया। कुछ दिन बीतते हैं तो जिगर पटेल के रिश्ते आने लगते हैं और जिगर की शादी हो जाती। उनका परिवार बहुत ही खुश था, क्योंकि उनके परिवार में एक और सदस्य शामिल हो चुका था जो थी जिगर की पत्नी। परिवार में प्यार का माहौल था, परिवार के सभी लोग राजी खुशी रहते थे। और धीरे धीरे समय बीतता है, करीब साल भर बीत जाती है और जिगर की पत्नी एक बहुत सी खूबसूरत और मासूम सी बच्ची को जन्म देती है और जिसका नाम होता है माही। वो भी एक नए सदस्य का परिवार स्वागत करके बहुत ही खुश था। अचानक कुछ इस तरह की घटनाएं घटने लगती है फैमिली में कि धीरे धीरे खुशियों को गहन लगने लग जाता है। जिगर पटेल नाम का जो लड़का था वो अपने पापा का बिजनेस में बहुत ही अच्छी तरह से हाथ बढ़ा रहा था। अचानक उनको दौरे पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे वो कमज़ोर होने लगता है। उनकी आंखों से रोशनी कम होने लगती है। बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया जाता है, डॉक्टर भी उसको कोई बीमारी कायम नहीं कर पाते और परिवार इससे परेशान रहने लगता है। करीब 6-7 महीने इसी तरह बीत जाते हैं कि जिगर को दौरे पड़ने लगते हैं और उनका गला सूखने लगता है। बार बार डॉक्टरों को दिखाने के बाद बड़े बड़े डॉक्टर रिसर्च के लिए आते हैं, सभी टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन जिगर पटेल की कोई भी बीमारी नहीं पकड़ पाते। जिगर की बीमारी के बारे में उसके परिवार के लोग कुछ नहीं समझ पाते। आखिर जिगर को हुआ क्या था, जिगर को क्यों बार बार दौरे आ रहे थे और क्यों उसको धुंधला दिखाई देने लग गया था। काफ़ी दिनों से बीमारी के चलते हुए जिगर बहुत ही कमज़ोर होने लगा था और उसकी बीमारी बढ़ने लगी थी। अब उसके पिता परेशान रहने लगे कि आखिर मेरे बेटे को हुआ क्या है। और जिगर था वो बीमारी से बहुत तंग था, उसका गला सूखता था बार बार दौरों आने की वजह से। तो एक ग्लूकोज की बोतल रखता था हमेशा, जिसमें पानी मिला कर रखता था और वो पानी बार बार पीता रहता था, जिससे उसको गले सूखने की बीमारी से बचा जाए और दौरे ना आए। परिवार का मुखिया जो होता है सुरेंद्र पटेल, वो एक दिन सोचता है क्यों न मैं अपने पैतृक गांव जाऊं और गांव जाकर के कुल देवी की पूजा अर्चना की जाए, यज्ञ हवन किया जाए, जिससे मेरे बेटे की बीमारी ठीक हो जाए। और वो प्लान बनाते हैं कि अपने पैतृक गांव जाएंगे और वहाँ कुल देवी की पूजा रखेंगे और कुल देवी की पूजा होने के बाद शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुबह सुबह का टाइम होता है, सभी लोग घर के जल्दी उठकर नहा धो के रेडी हो जाते हैं और अपने पैतृक गाँव जाने की तैयारी करते हैं। तभी अचानक जिगर को एक बार फिर से दौरा पड़ता है। जिगर का दौरा पड़ते ही जिगर को बहुत ही ज़्यादा घबराहट होती है। वो तुरंत गाड़ी तरफ भागता है और कोशिश करता है कि किस तरह गाड़ी का गेट खोल के हॉस्पिटल जाया जाए।
लेकिन जब गाड़ी का गेट खोलने की कोशिश करता है तो उसकी चाबी नहीं मिलती है, जो जिगर के पास ही रहा करती है। और फिर आवाज़ लगाता है अपनी पत्नी को ज़ोर से और कहता है कि जल्दी से जल्दी बाहर आओ, चाबी लेकर मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे दौरे आने लगे हैं। तभी उसकी बहन जो होती है वो उसी के पास खड़ी होती है और वो कहती है कि दवाई है मेरे पास, आप इसको ले लीजिए, जिससे आपको ये दौरा में परेशानी कम होगी। लेकिन वो मना कर देता है कि मुझे कोई दवाई नहीं, मुझे हॉस्पिटल जाना है। और सभी लोग परिवार के चाबी ढूंढने में लग जाते हैं। लेकिन जो उसकी बहन होती है वो कहती है कि आप ये दवाई लोगे तो ठीक हो जाओगे, और उसको दवाई दे देती है। जैसे ही वो दवाई लेता है, पानी पीता है, तो उसकी परेशानी और बेचैनी और ज़्यादा बढ़ जाती है। परिवार के सभी लोग चाबी ढूंढ के थक जाते हैं, लेकिन चाबी नहीं मिलती है। तो एक दूसरी गाड़ी से उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर देखते हैं कि उसकी मौत हो चुकी है। वो परिवार के लोगों को बताते हैं कि आपने लाने में देर कर दी और ये शायद अब इनकी मृत्यु हो चुकी है। जब उसकी मृत्यु की बात सुनते हैं तो परिवार सदमे में आ जाता है, परिवार में कोहराम मच जाता है। सभी लोग जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगते हैं कि उनके घर के जवान बेटे की मौत हो चुकी है। उसके बाद उसके पिता को डॉक्टर कहते हैं कि आप इनका पोस्टमार्टम करवाइए। लेकिन उसके पिता कहता है कि मेरे बेटा काफ़ी दिनों से परेशान था, बीमार था, और उसको इस तरह की कोई बीमारी नहीं है या इस तरह की कोई साजिश नहीं है जिसका मुझे पोस्टमार्टम करवाना पड़े। और उसके अपने बेटे को और परेशान नहीं करने की वजह से वो उसको लेकर के अपने घर आ जाता है और उसकी अंत्येष्टि कर देता है, अंतिम संस्कार कर देता है। परिवार के लोग बहुत दुखी थे, घर में बहुत ज़्यादा मातम था। कुछ दिन बीतते हैं, करीब 20-25 दिन बीतते हैं, तो अचानक जो जिगर पटेल था उसकी एक पत्नी थी जिसको भी अचानक दौरा आता है। उस दौरा पड़ने की वजह से उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। और हॉस्पिटल जैसे ही वो पहुंचता है तो डॉक्टर उसका इलाज चालू करते हैं। तभी घर पे देखते हैं जो उनकी बेटी थी छोटी, जिसकी आयु सिर्फ 14 महीने की थी, उसको भी दौरा पड़ता है। जो किन्नरी होती है उसकी बहन जिगर पटेल की, वो तुरंत अपनी माँ को आवाज़ लगाती है कि माँ, ये छोटी बेटी में भी अचानक से दौरे पड़ने लगे। तभी उसकी माँ उसको उठा के गोद में हॉस्पिटल की तरफ भागती है और सभी लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो देखते हैं उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। डॉक्टर हर प्रकार की संभव कोशिश करते हैं किसी तरह से उस बच्ची को बचाया जाए, लेकिन डॉक्टर की सारी मेहनत बेकार हो जाती है और वो बच्ची दम तोड़ देती है। अब परिवार में 1 महीने में 2 मौतें हो चुकी थी और परिवार के लोग बहुत ही दुखी थे। और कुछ दिनों बाद में जो जिगर की पत्नी होती है वो भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर आ जाती है। अपने पति और अपनी बेटी को याद करके रोती रहती है। तभी उसके जो ससुर होते हैं वो कहते हैं कि बेटी, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, आपके पति और बेटी की याद आएगी और क्यों ना थोड़ा सा माहौल चेंज कर लिया जाए, तुम अपने पिता के घर चली जाओ। उस पर वो राज़ी हो जाती। तभी जिगर के पिता अपनी बहू के पिता को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आप आइए और अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए वहाँ लेके जाइए, जिससे उसका माहौल चेंज होगा तो शायद उसको ये गम का माहौल सहन करने या इतनी पीड़ा जो हुई है परिवार में, जो हानि हुई है उसके पति और बेटी की मृत्यु की, उसको भूलने में मदद मिले। तो उसके पिता आते हैं और उसको लेके चले जाते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते हैं तो परिवार के लोग बहुत दुखी होते हैं, लेकिन एक परिवार के लोगों में एक ऐसा शख्सियत थी जो दुखी नहीं थी, वो अक्सर खुश रहती थी, और वो थी उसकी बहन जिगर की। वो बहुत खुश रहने लगी थी। एक दिन उसके पिता देखते हैं कि आखिर मेरी बेटी को ऐसा क्या मिल गया है जो मेरे घर में इतना गमगीन माहौल है और उसमें ये लड़की खुश रहती है। तो वो एक दिन उससे पूछ ही लेता है कि तुम्हें तुम्हारे भाई और तुम्हारी भतीजी के जाने का गम नहीं है जिनकी मृत्यु हो गई है, और तुम उसी तरह से खुश रहती है। जब ये बात वो सुनती है तो अपने पिता को पलट कर उनकी आंखों में आंखें डाल के वो कहती है कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि उन लोगों को मैंने ही मारा है और तुमने उसकी पत्नी को भेज दिया, नहीं तो मैं उसको भी अपने रास्ते से हटाती। अब पिता जब ये बात सुनता है तो वो सन रह जाता है। वो सोचता है कि मेरी बेटी आखिर ऐसा कैसे कर सकती है, वो अपने भाई और अपनी भतीजी और अपनी भाभी को मारना चाहती है। उसके पिता सोचता है कि मैं क्या पुलिस में रिपोर्ट करूं, इस बेटी में क्या पागलपन कर दिया। लेकिन उसके पिता को फैसला लेने में तनिक भी देर नहीं लगती। वो खड़ा होता है, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाता है अपनी बेटी के खिलाफ, जिसका नाम किन्नरी पटेल था, और उसके खिलाफ वो रिपोर्ट लिखवा देता है कि उसने खुद स्वीकार किया है और मेरे बेटे और मेरी पोती का उसने मर्डर किया है।
जब से उन दोनों की मौत हुई है, जो उसने अपने रहने और जीने की कला को बदल दिया है, वो बहुत खुश रहने लगी है, जिससे मुझे शक होता है कि उसने ही शायद कुछ किया है। पुलिस मामला दर्ज करके आती है, किनरी को गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले जाती है। पुलिस थाने में जा कर के उससे पूछताछ करती है तो किनरी अपने सारे गुनाह कबूल कर लेती है। वो कहती है कि अगर मेरी भाभी कुछ दिन और रही होती तो मैं उसको भी इस दुनिया से विदा कर देती, लेकिन उसके पिता उसको ले गए। अब पुलिस इस मामले की गहराई तक जाती है और जानने की कोशिश करती है कि आखिर किनरी ने अपने ही भाई को क्यों मार दिया। तो किनरी बताती है कि मेरा परिवार संपन्न परिवार था, हम दोनों भाई बहन साथ साथ ही पढ़ाई की और साथ साथ पले बढ़े और बड़े हुए, और परिवार मेरी हर ज़रूरतों को पूरा करता था। लेकिन कहीं ऐसा लगने लगा था कि मेरा परिवार मेरे भाई को ज़्यादा चाहता है और मुझे कम, और इसी ईर्ष्या के चलते मैंने एक दिन सोचा क्यों ना अपने भाई को ही रास्ते से हटा दिया जाए और परिवार के लिए मैं अकेली बच जाऊंगी, तो परिवार मेरे अलावा ना किसी को चाहेगा ना किसी के साथ खेलेगा। अपने परिवार को अपनी तरफ आकर्षित और अपने ऊपर ही केंद्रित करने के लिए उसने ये कदम उठाया। उसको लगता था कि जब मेरा भाई नहीं रहेगा तो मेरा परिवार, मेरे माता पिता और जो भी रिश्तेदार हैं वो सब मुझे ही पूछेंगे और मेरी ही हर बात में सलाह लेंगे। इसके चलते उसने ये प्लान बनाया। प्लान इस तरह से बनाया कि वो डॉक्टर थी और वो रिसर्च करके उसने पता लगाया कि सिलोपोइजिन एक ऐसा लाऊं जिससे उसको धीरे धीरे दिया जाए और वो मौत के करीब पहुंच जाए और मेरा कहीं नाम भी ना ही और मैं पकड़ी भी ना जाए। पता करने के बाद उसने एक ऐसे पेड़ का पता लगाया जो गांव देहात में मिलता है, और उसके जो बीज होते हैं उनको अगर पानी में उबाला जाए तो वो स्लो पॉइजन का काम करते हैं और धीरे धीरे आदमी को ख़त्म कर देते हैं। शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं और काम करने उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। वो एक ऑटो ड्राइवर से बताती है कि मुझे उस पेड़ के बीज चाहिए, मुझे अपने घर में इस तरह की फुलवारी या पेड़ लगाने हैं। उसकी बातें सुन के वो ऑटो ड्राइवर भी उस पर शक नहीं करता। वो कहता है कि मैडम, जब मैं कभी गांव जाऊंगा तो हमारे गांव में वो पेड़ पाया जाता है और उसके बीज मैं आपको ला दूंगा। ऑटो ड्राइवर उसको पेड़ के बीज ला देता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि वो उसका प्लान क्या है। उसके बाद जो किनरी होती है उन बीजों को उबालती है और अपने भाई को पानी में स्लो पॉइजन देने की कोशिश करती है, क्योंकि जब भी वो काम से घर लौटता था जिगर, तो उसकी बहन थी वही उसको पानी दिया करती थी, और किनरी थी जो अक्सर अपने भाई को पानी पिलाया करती थी, तो वो उसी बीज वाले पानी को अपने भाई को दिया करती थी। धीरे धीरे वो स्लो पॉइजन जो होता है बीजों का पानी, वो असर करने लगता है, उसके भाई को दौरे पड़ने लगते हैं और आंखों से धुंधला दिखाई देने लगता है और उसकी तबीयत धीरे धीरे खराब रहने लगती है। और डॉक्टरों की जांच में भी डॉक्टर नहीं पकड़ पाते कि आखिरकार इसको ये बीमारी क्या है, जिससे परिवार के लोग पूजा अर्चना पे ध्यान देने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली जड़ को नहीं पकड़ पाते। सबका ध्यान पूजा की तरफ और डॉक्टरों की तरफ ही रहता है, और किनरी पटेल पे कोई शक भी नहीं करता कि उसकी बहन है जो उनको स्लो पॉइजन दे रही है। जो जिगर अपने पास एक बोतल रखता था ग्लूकोज की, उसमें भी पानी किनरी भर के दिया करती थी। वो पानी भी वही होता था जो उन बीजों से उबाला हुआ होता था, जिसके चलते धीरे धीरे जिगर की और भी तबीयत खराब होने लगी और जिगर की मौत हो जाती है। लेकिन जिगर की मौत का टाइम लगता है, इसलिए वो परेशान रहती है। तो वो एक सनलाइट जहर जो होता है उसकी व्यवस्था करती है। वो एक सुनार होता है, उससे दोस्ती कर लेती है और वो कहती है कि मैं डेंटल हूँ और एक मेरा पेशेंट है जिसको सोने के दांत लगवाने हैं, उसके लिए मुझे सैनाइड चाहिए। सुनार के पास सैनाइड इसलिए पाया जाता है क्योंकि सोने को चमक बढ़ाने के लिए और साफ़ करने के लिए सैनाइड का प्रयोग किया जाता है, जिसके चलते वो सुनार उसको थोड़ा सा सैनाइड दे देता है, लेकिन वो इतना ही देता है जिससे उसका दांत साफ हो जाए। लेकिन उसको पता था कि इससे सिर्फ एक आदमी को मैं मार सकती हूँ, लेकिन उसका प्लान था कि उसको अपनी भाभी, अपने भाई और उसकी बेटी को भी मारना था, जिसके चलते वो एक और सुनार से दोस्ती कर लेती है, उससे भी थोड़ा सा सैनाइड प्राप्त कर लेती है। और जिस दिन अपने भाई को वो दवाई देती है, हॉस्पिटल जाने से पहले वो सैनाइड का कैप्सूल ही होता है जो अपने भाई को दे देती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और पिता उसका पोस्टमार्टम नहीं कर पाते हैं, जिससे उनको ये भी नहीं पता लगता कि आखिरकार उसके बेटे के साथ हुआ क्या था। पुलिस के सामने ये सारी बातें कबूल कर लेती है और वो कहती है कि मैंने अपनी भतीजी को भी उस दिन वही पानी पिलाया था जिससे उसकी तबीयत खराब हुई, और वो उस पानी को झेल नहीं पाई जिससे उसकी मृत्यु हुई। मुझे ये पता था कि मेरे पिता मेरे भतीजी के अभी पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे, जिसके चलते मैंने उसको भी वो
दे दिया था जिससे उसकी मृत्यु होगी। और एक दिन मैंने अपनी भाभी को भी वही पानी पिलाना शुरू कर दिया था जिससे उसकी भी तबीयत ख़राब होने लगी थी। और फिर मैं इंतजार करने लगी उसका घर लौटने का, और एक बार फिर तबीयत ख़राब होती तो मैं उसको भी कैप्सूल दे के मार देती। यही कहानी है कि आखिर ईर्ष्या में अपने भाई को मौत के पार करने वाली जो बहन होती है, पुलिस उसको गिरफ्तार करके जेल पहुंचा देती है। जेल पहुंचने के बाद में मामला अदालत के पास जाता है, अदालत इस पर कार्रवाई करती है, केस की सुनवाई करती है। कुछ समय बीतने के बाद में उसको एक बेल मिल जाती है और वो आज़ाद घूमने लगती है। और जो वकील होती है वो किन्नरी की बहुत अच्छी दोस्त होती है, उसके अथक प्रयासों से उसको बेल मिल जाती है। बेल जैसे ही मिलती है तो कोर्ट ये कहती है कि आप अपना पासपोर्ट है वो कोर्ट में जमा करवा दो। लेकिन किन्नरी ये चाहती है कि मेरा पासपोर्ट कोर्ट में जमा ना हो और मैं विदेश चली जाऊं और मैं इस जेल और ये सुनवाई है जो कोर्ट की, इससे बच जाऊं। जो वकील होती है उस केस में उसकी दोस्त, वो उससे कहती है कि मैं अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा नहीं करवाना चाहती और तुम मेरा एक फेक एफिडेविट कोर्ट में जमा करवा दो जिसमें यह है, कह दो कि मेरा पासपोर्ट है ही नहीं, मैंने बनवाया ही नहीं। लेकिन वकील मना कर देती है कि मैं इस तरह का कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे मुझे बाद में परेशानी हो। इसी बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा होने के बाद वो वकील जो होती है उसकी दोस्त उसको धमकी देती है कि मैं वो औरत हूँ जिसने अपने भाई और अपनी भतीजी और अपनी भाभी को इस दुनिया से हटा दिया है, मैं तुम्हें भी मार डालूंगी अगर तुमने मेरा काम नहीं किया। इसी बात से रुष्ट होकर वकील ने उसके खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज करवा देती है। और जब तक ये कहानी मैं सुना रहा हूँ, जब तक इस कहानी में यहाँ तक की कहानी है, क्योंकि अभी तक वो जमानत पे बाहर है, जिसने अपने भाई और छोटी भतीजी, मासूम भतीजी की कत्ल किया। इस तरह की भी सोच रखने वाली कोई औरत हो सकती है। इसलिए ही आपको सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कल मिलेंगे आपको नई कहानी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।